तो मंथन जी, मैं आपको ये बता रहा था कि हमारे माननीय नेहरू जी ने आबादी को 3 भागों में बांटा था। एक जी भाग वो था जिसे उन्होंने ये भ्रम में रखा कि देखो तुम आजाद हो गए हो और हमारी मेहरबानी से आजाद हुए हो, और इसको एक घुट्टी पिला के उन्हें अपने वोट बैंक के रूप में यूज किया। राइट। हाँ दूसरा जो हिस्सा था वो उन लोगों का था जिसमें अधिकांश मुस्लिम थे, जिन्हें जी जी तुष्टीकरण की नीति अपनाते हुए संविधान की व्यवस्था के और फंडामेंटल राइट के विरुद्ध जो है नियम कानून बनाते हुए 20 सूत्री और 15 सूत्री जो है टाइप के कार्यक्रम बनाए, जो कि फंडामेंटल राइट के विरुद्ध थे कि आप धर्म के आधार पर कोई जो है डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे, डिस्क्रिमिनेशन नहीं किए करेंगे। इसके बावजूद भी दुष्टतापूर्वक ये सब काम किए गए और उनकी तुष्टीकरण के तहत उन्हें एज ए वोट बैंक डेवलप किया गया। राइट। तीसरे जो लोग थे वो पहले और दूसरी कैटेगरी में नहीं आ रहे थे, तो उन्हें काबू में लाने के लिए नेहरू जी ने गुंडे, बदमाश और मवालियों का यूज किया। राइट। ये ये गुंडे, बदमाश, मवालियों को ड्यूटी दी गई कि ऐसे लोगों को जो पहली और दूसरी कैटेगरी के नहीं हैं उनको घर से मत निकलने देना। राइट। तो उन्हें जो है घर से पोलिंग बूथ तक नहीं जाने दिया जाता था। राइट। और दूसरा जो दल रहता था गुंडों का, वो पोलिंग बूथ पर जाकर उनके फर्जी बूथ कैप्चरिंग करके फर्जी मतदान करता था। और अभी एक हमारे व्यक्ति से चर्चा हो रही थी, तो उन्होंने कहा रामपुर में तो रिजल्ट भी डिक्लेयर हो गया और वो नेहरू के पक्ष में नहीं था, तो दुष्टतापूर्वक जो है रात में सीएम से बात करके, कलेक्टर से बात करके रिजल्ट को बदलवा दिया, जो कि पूरी तरह से अवैधानिक और गलत था। राइट। तो इस तरीके से व्यक्ति यदि लगातार सत्ता में बना रहे और आप कब स्वतंत्र हुए, आप कब आजाद हुए, यदि आपके नियम कानून गुलामों वाले हैं, यदि आपके ऊपर शासन करने वाली व्यवस्था भी गुलामों वाली है, तो आप जो है पहले गोरे लोगों के गुलाम थे, अब इन काले अंग्रेजों के गुलाम हो गए। और इन काले अंग्रेजों ने एक पार्टी तंत्र का व्यवस्था लाया, जिसमें हमने आपको जैसे बताया कि उसको प्राइवेट कंपनी और परिवार की कंपनियों के रूप में विकसित होने दिया। और इस व्यवस्था ने, पार्टी तंत्र ने प्रजातंत्र का गला घोट दिया है। आज मैं आपसे कह रहा हूं, जिस व्यक्ति को आप चुन रहे हैं वो क्या पार्लियामेंट में आपकी बात को रख रहा है क्या? नहीं, आप जवाब दीजिए इस बात का कि आपके यहाँ पे कौन एमपी है अभी? हाँ, केपी सिंह जो सिंधिया को हटाया था ना उसने। कौन है? केपी सिंह। अच्छा, केपी सिंह। राइट। अब केपी सिंह क्या आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्या? केपी सिंह क्या आपकी बात जो है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में रख पा रहे हैं क्या? नहीं रख पा रहे। क्यों? क्योंकि वो जो है पार्टी विप से बंधे हुए हैं। और पार्टी विप से भी नहीं सर, वो तो और भी डाउन हो गया। तो सिंधिया को उन्होंने प्रेफरेंस दे दिया ना, तो उसकी तो औकात ही खत्म। आज जो काम सांसद को करना चाहिए था, दुर्भाग्य वाली बात है, जैसे कि आपने अभी कहा, आज जो यहाँ बहुत बड़े कार्यक्रम होने वाले हैं, तो जो सांसद है ही नहीं यहाँ का, तो वो व्यक्ति जो हार चुका है, अब पूरी पार्टी पर हावी होकर और यहाँ पर जो उद्घाटन समारोह हैं या जो भी कार्यक्रम है उनमें वो मुख्य आतिथ्य कर रहा है और सांसद का कहीं पता ही नहीं है। नहीं, तो ये इस बात को दर्शा रहा है कि पार्टी लाइनें तय कर रही है ना क्या करना है। जी जी जी। तो इसका मतलब है कि आपका वो रिप्रेजेंटेटिव या तो अपनी औकात ही खो दे रहा है, या वो एक पार्टी के लाइन का एक रिप्रेजेंटेटिव बन गया है, और वो जो है उस पार्लियामेंट में पॉलिटिकल विप के कारण कोई भी चीज उस बात से हटके बोलने की स्थिति में नहीं। सही बात है। ये बात आप मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं? बिल्कुल गुलामी देख रहे हैं सर हम तो आप। अच्छा, और हम दूसरी बात कह रहे हैं कि वो पार्लियामेंट के बाहर भी इतना डरा हुआ है कि उसे लग रहा है कि पार्टी डिसिप्लिन, यदि वो कुछ भी उल्टा सीधा बोलेगा जो पार्टी को पसंद नहीं आएगा या पार्टी का हाईकमांड नाराज हो जाएगा, तो उसके विरुद्ध डिसिप्लिनरी एक्शन लेके
जो थोड़ा थोड़ा उसे जो टुकड़े मिल रहे हैं वो मिलना भी उसका बंद हो जाएगा। तो आपका रिप्रेजेंटेटिव आपको रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, वो पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा है और डरा हुआ प्राणी है। सर आपने बहुत बढ़िया बात कही है, मैं आपको निवेदन करूँ, बस 2 मिनट में रोकूंगा। यहाँ पर हमने श्रीमंतवाद का खात्मा कर दिया, मतलब पूरी जनता के द्वारा, और जो एक गुलामी का वातावरण चल रहा था पिछले 50 साल से 60 साल से, जो श्रीमंतवाद चल रहा था उसका खात्मा कर दिया। लेकिन उसी श्रीमंतवाद को इसी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं द्वारा फिर हावी कर दिया गया है, आप देखिए। और वो रिप्रेजेंटेटिव मात्र, मतलब रबर की मोहर भी नहीं, केवल एक मतलब एक यंत्र मात्र रह गया है, जो कि मरा हुआ यंत्र है। ये बात आपको बड़ी बारीकी से समझना पड़ेगा। इनके लिए सत्ता में बना रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। इनके लिए वही राष्ट्र धर्म है। हाँ हाँ हाँ। तो वो जो है सत्ता में बने रहने के लिए जो कुछ भी करें वो सब कम है। हाँ हाँ हाँ। तो सत्ता में रहने के लिए ये जो है अपराधियों को टिकट दे रहे हैं। सत्ता में बने रहने के लिए जाति और धर्म के आधार पर जो है नॉन एलिजिबल, जो अच्छे कैंडिडेट नहीं हैं, उनको टिकट दे रहे हैं। वह दूसरे के पार्टियों से आए हुए लोगों को टिकट दे रहे हैं, उन्हें मंत्री बना रहे हैं और उन्हें पैसे भी दे रहे हैं। और अपने ही पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के बच्चे जिनके दूध के दांत भी नहीं टूटे हैं, उनको टिकट भी दे रहे हैं और उनको कैबिनेट मिनिस्टर भी बना रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। और जो व्यक्ति जो है सही मायने में कहा जाए कि पैसे लेके भी टिकट दे रहे हैं, और जो सही कार्यकर्ता है, जो वर्षों से लगा हुआ है पार्टी के लिए, उसके प्रति ये कितना बड़ा अन्याय है। क्या सोचते हैं? अन्याय का वो तो उसको खत्म ही कर दिया उसको। तो फिर डेमोक्रेसी कहाँ है? नहीं है, डेमोक्रेसी है ही नहीं ना। तो यदि मैं ये स्टेटमेंट कहूं कि नेहरू जी ने एक ऐसा पार्टी तंत्र लाया जो कि प्राइवेट कंपनियां बन गया, फैमिली की कंपनियां बन गया, और अब इन दुष्टों ने अपराधियों को टिकट देकर, जो सेशन ने जो है अपराधियों का जो वो तीसरा नंबर का काम था वो कठिन कर दिया था, तो उन्होंने कहा तुम बाहर से नहीं तो अंदर से ये काम करो। तो अब अपराधियों को टिकट देके आपने जो है गुंडों और मवालियों को हमारे सिर पे बिठा दिया है। तो इसमें मैं प्रजातंत्र ढूंढने की कोशिश करता हूं तो मुझे प्रजातंत्र दिखाई नहीं देता है। 0% है सर, प्रजातंत्र तो है ही नहीं। तो प्रजातंत्र इसलिए नहीं है क्योंकि पार्टी तंत्र ने प्रजातंत्र की हत्या कर दी है। बिल्कुल सही बात है। तो इसका मतलब है कि अब जो क्राइम फ्री भारत का मिशन कह रहा है, वो ये कह रहा है कि हमें पार्टी विहीन प्रजातंत्र चाहिए, बिल्कुल, जिसमें खर्च विहीन चुनाव व्यवस्था होगी, और यह चुनाव व्यवस्था ऐप के द्वारा होगी, जो कि आज की तुलना में 1000 गुना ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होगा। और इसमें 1-to-1 कैनवासिंग और पार्टी के द्वारा कैनवासिंग संज्ञेय अपराध होगी। राइट? कोई व्यक्ति जो है आपकी कैनवासिंग नहीं कर सकता है। आपका अपना कार्य, आपका अपनी छवि भी कैनवासिंग करेगी, और जो वोट नहीं देगा उसको 10% जो है अधिभार लगेगा। तो आगे चल के दूसरे चुनाव में ही 100% वोटिंग भी होगी। और इस ऐप बेस्ड व्यवस्था से 2 स्तरीय जो है ना चुनाव होंगे। पहले स्तर में एमएलए एमपी, जिसको लेजिस्लेचर कहते हैं, उनका चुनाव होगा, और उसी ऐप से और उसी विधि से फिर पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का चुनाव होगा। तो प्राइम मिनिस्टर सीधा चुना जाएगा, डायरेक्ट। किससे चुना जाएगा? लेजिस्लेचर, और मतलब जैसे प्राइम मिनिस्टर है तो एमपीज के द्वारा चुना जाएगा, और यदि मुख्यमंत्री है तो एमएलए के द्वारा चुना जाएगा। लेकिन वो चुनाव ऐप के माध्यम से होगा, और एक बार आप चुन गए तो आप पूरे कार्यकाल के लिए स्थायी हैं। उसमें कोई नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं रहेगा। जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हैं वो पार्लियामेंट में बैठेंगे, लेकिन उनको वोट करने का राइट नहीं होगा। वो पार्लियामेंट में और विधानसभा में बैठेंगे लेजिस्लेचर के जवाब देने के लिए, और उन्हें कानून के ड्राफ्ट पेश करने की स्वतंत्रता तो होगी,
लेकिन वो जो है वोट देके उसे पारित नहीं करा पाएंगे। जी तो अभी जो ठेकेदारी हो गई है कि कोई थर्ड पार्टी कानून बना रही है, उसका ड्राफ्ट जो है ना इन नेताओं को दिया जा रहा है। नेता उस ड्राफ्ट को लेके पार्लियामेंट में जा रहे हैं और वहां कोई डिबेट नहीं हो रही है। 19 घंटे में 21 एक्ट पारित हो रहे हैं। यह मेरी वेदना नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट की वेदना है, राइट। तो यदि वहां बहस नहीं हो रही है तो ये एक्ट कौन बना रहा है? पार्लियामेंट तो नहीं बना रही है। तो क्या ये रूलिंग पार्टी के कुछ नेता बना रहे हैं? मुझे लगता है शायद उनकी सोच के भी बाहर है। तो क्या ब्यूरोक्रेट बना रहे हैं? शायद उनकी भी सोच के बाहर है। इसका मतलब है कुछ अदृश्य शक्तियां आपके नियम कानून बना रही है जो आपके ऊपर थोपे जा रहे हैं। बिल्कुल सही बात। तो अब सवाल ये उठता है कि हम लोग छोटे छोटी समस्या, छोटी छोटी बातों में फंसे हुए हैं। हम बड़ी बात कहीं कर ही नहीं रहे हैं। आप मेरी बात मान रहे हैं, समझ रहे हैं क्या? बिल्कुल 100% सर, 100% यू आर करेक्ट सर। अच्छा, तो अब जो है सवाल उठता है कि इस व्यवस्था को यदि हम दानवी व्यवस्था करें जो कि सत्ता में रहने के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है, इसमें चाहे जाति का नेता हो, वह जो है अपने ही कार्यकर्ताओं के साथ जो है अत्याचार कर रहा है, चाहे जाति का नेता हो वो अपने जाति के लोगों को ही मूर्ख बना रहा है और अपनी संपत्ति बढ़ा रहा है और उनको मूर्ख बनाकर अपना राजनीतिक कद और स्वयं को सत्ता में स्थापित कर रहा है। और यही काम धर्म के नेता भी कर रहे हैं। धर्म के ये नेता अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में विदेशों में पढ़ा रहे हैं, विदेशों में नौकरी करा रहे हैं और अपने ही धर्म के लोगों को मरने के लिए छोड़ दे रहे हैं। वो गरीब हैं और उन्हें, उनके बच्चों को जिहादी स्कूलों में, मदरसों में जो है शिक्षा दी जा रही है और वो जो है उन्हें मरने के लिए तैयार किया जा रहा है और इन धर्म के नेताओं की रोटी सिक रही है। तो चाहे राजनेता हो, चाहे जाति के नेता हो, चाहे धर्म के नेता हो, ये तीनों लोग ही अपने अपने से जुड़े लोगों को शोषण कर रहे हैं अपने लाभ के लिए, अपने आप को सत्ता में स्थापित करने के लिए। इस बात से आप किस हद तक सहमत हैं? इसमें आप कुछ विवेचन करना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे? सर बिल्कुल आप सही बात कर रहे हैं। क्योंकि कारण क्या है कि मैं इस बात को लिख भी रहा हूँ, अनुभव भी कर रहा हूँ, लेकिन अंत में जाकर मैं मौन हो जाता हूँ। मैंने बहुत लिखा, लेकिन जब मुझे कुछ सुझाई नहीं देता तो मैं असमंजस में पड़ जाता हूँ, बेचैन हो जाता हूँ कि क्या इस व्यवस्था में परिवर्तन हो सकता है। जब मैं देखता हूँ कि एक निरपराध व्यक्ति को इतना चंगुल में फंसा लिया है नेताओं ने, जैसे मैं पत्रकार हूँ, तो मतलब आप केवल, जैसे आप एक पुलिस अधिकारी हैं, मुझे जानते हैं, तो आपका संरक्षण ही मुझे बचा रहा है, ओनली फॉर मी। लेकिन जब मैं देख रहा हूँ कि मेरे खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है, मैंने किसी के लिए लिख दिया, किसी का भ्रष्टाचार पर्दाफाश कर दिया, तो उसने मेरे ऊपर 10 केस लगवा दिए। मेरे को अदालत के चक्कर लगाने पड़ रहा है। मेरी बीमार पड़ी हुई है सर, 90 साल की, और मैं वहाँ मजिस्ट्रेट के सामने खड़ा हूँ धूप में। मैं उनसे निवेदन कर रहा हूँ यदि कानून मेरे साथ नहीं हो तो मुझे मार डालें सर वो लोग। मतलब मैंने खुद ने अपने जीवन में सर, मतलब मैंने इतना तो सब कुछ लिखा। ये आपके ऊपर कैसी कानून थोपा गया है, कैसी पुलिस थोपी गई है जो जनता के लिए काम नहीं कर रही है, जनता की बात नहीं सुन रही है? यही तो मैं कह रहा हूँ कि ये गुलामों का नियम कानून है और गुलामों की व्यवस्था है, इसलिए सुनवाई नहीं हो रही सर, सुनवाई नहीं हो रही। गुलामों की सुनवाई नहीं होती है। इतनी हद हो गई सर। मतलब नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, गुलामों की सुनवाई होती है क्या? अरे गजब हो गया साहब। यदि आप जैसा धर्मनिष्ठ, आप जैसा एक मतलब सिंबल नहीं हो सर, मतलब एक प्रतीक नहीं हो ना वहाँ, तो सर ये व्यवस्था नष्ट हो जाए। मैंने देखा आज ही न्याय तंत्र में अच्छे लोग बैठे हुए हैं, वे कुछ 10% अच्छे लोग बाग न्याय दे रहे हैं, 10% अच्छे लोग बाग पुलिस अधिकारी समझ रहे हैं कि वास्तव में। लेकिन आप ये बताइए, ये ठेकेदार जो थे जिन्होंने आपको व्यवस्था दी, इन्हें आपको अच्छे जो है, ये तो अपन को जुडिशरी को सल्यूट करना चाहिए कि तमाम जो है ना उसके बावजूद भी वो अच्छा काम कर रहे हैं। नहीं तो आप ये बताइए, आज जज कौन बन रहा है? एक ऐसा वकील जो कि राजनीतिक मेहरबानी पे
यदि वो कम उम्र में हाई कोर्ट का जज बन जाता है हाँ हाँ तो वो आगे चल के चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट बनेगा, हाँ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट बनेगा और हाँ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेगा। हाँ उसका हाँ जन्म कहाँ हुआ है? राजनीतिक हाँ। मेहरबानी में। और और बिल्कुल सही, और 100%। और राजनीतिक मेहरबानी में जन्म होने के बावजूद भी आपकी जुडिशरी इतना अच्छा काम कर रही है, लिहाजा हाँ मैं उन्हें तहे दिल से सलूट करना चाहता बिल्कुल सही बात है, 100% सही बात है सर, हूं, है ना? मतलब बिल्कुल सही बात है। तो सवाल ये उठता है कि आपने जो यक्ष प्रश्न किया, जो कि आप बीच में विलोपित हो गया, हाँ, कि क्या हम गुलामों की तरह ही जिएंगे या इस व्यवस्था में परिवर्तन होगा? परिवर्तन होना चाहिए, होगा, कोई कोई तो माई के लाल आएगा, उभरेगा। नहीं, ये जो है माइका लाल आ चुका है हाँ और वो मैथिली शरण गुप्त उस माइका लाल ही है, हाँ उस हाँ भारत माता का सपूत ही है, हाँ हाँ। जो वो बात कह पा रहा है जो आज बड़े बड़े नहीं कह पा रहे हैं। जो अरे मैथिली शरण कोई, गुप्त कह रहे हैं वो एक हाँ, व्यक्ति कहते हुए दिख रहा है आपको? अरे मैंने आपसे क्या बोला? यू आर गॉड गिफ्ट इन मध्य प्रदेश एंड फॉर पीपल ऑफ इंडिया। मतलब सत्य बात कर रहा हूँ सर, मैं तो आपको मतलब उस समय से जान रहा हूँ जब मैं हाई लेवल पे पत्रकारिता कर रहा था, नंबर 1 पर देश की पत्रकारिता में नंबर एक चर्चित नाम था कैलाश मंथन का। और उस समय सबसे ज्यादा चर्चित नाम यदि कोई था वो मैथिली शरण गुप्त था। अच्छा, उस समय आपने हार नहीं मानी, उन दुष्टों को ध्वस्त कर दिया, तो मैं तो आपको उस समय से ही वो मानता हूँ सर। और आप देखो सर, ये कहने वाली बात नहीं है, वो तो एक बीजारोपण था, मैं ऐसा मानता हूँ। आज तो वो वट वृक्ष बन गया है, तो वट वृक्ष से हम क्या उम्मीद करेंगे? छाया दे, तो आपकी छाया में आज यदि इस प्रकार की वातावरण तो सुखा दे, वो झुलसती हुई धूप में कम से कम आराम से तो बैठे हैं वहां पर। अच्छा, अब आप ये मानते हैं कि ये जो व्यवस्था है हम्म इसको यदि हम आसुरी शक्ति कहें, हम्म। आसुरी शक्तियों का बोलबाला कहें, जहां हाँ लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है, जहां हाँ पे दुष्टता पूर्वक फर्जी मुकदमे कायम हो रहे हैं जी। और जहां पर कि अन्याय ही अन्याय हो रहा है हम्म और अच्छे लोगों की कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है, लोगों हम्म के साथ जो है अपराध भी हो रहा है, उनकी मार भी पड़ रही है, उनके खिलाफ जो है उन्हें अरेस्ट भी किया जा रहा है, उन्हें जेल में सड़ने के लिए भेज दिया जा रहा है और उनकी कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। सही बात है, सही तो बात है सर, तो सही क्या बात। आप इस पूरी व्यवस्था को आसुरी शक्तियों का बोलबाला कहेंगे? बिल्कुल 100%। अब सवाल उठता है कि यदि हमें आसुरी शक्तियों से लड़ना है हम्म तो हमें इसका कोई मार्गदर्शन अपने वेदों से मिल सकता है क्या? हम्म तो जब मैंने इसे खोजा, और बल्कि हम्म मैंने नहीं खोजा, मुझे तो कॉस्मोस ने कहा कि ऐसा करो, ठीक है ना? हम्म हम्म तो मैंने ये पाया कि पुराने समय में हम्म भी जो है आसुरी शक्तियों का बोलबाला हुआ और हम्म भगवान कृष्ण ने स्वयं अपने मुंह से ही कह दिया कि जब भी धर्म की हानि होगी तो धर्म की रक्षा के लिए मैं सशरीर पैदा होऊंगा और धर्म हम्म। की रक्षा करूंगा और धर्मियों का नाश करूंगा। बिल्कुल सही है। कहा है। तो हाँ, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति वार्ता अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। सही बात है। तो अब सवाल उठता है कि हमारे पूर्वजों ने कैसे आसुरी शक्तियों का मुकाबला किया। अब हमें जो है राम ने जैसे युद्ध किया था वैसा युद्ध नहीं करना है, ये दूसरे तरीके का युद्ध होगा और उस युद्ध का जो है कैसा युद्ध होगा, क्यों युद्ध होगा, इसको हम फिर से जो है वेदों से खोजने की कोशिश करते हैं। तो जब भी आसुरी शक्तियों का बोलबाला हुआ तो हमारे पूर्वजों ने ब्रह्मा विष्णु महेश सभी की तपस्या की और ब्रह्मा विष्णु महेश से अस्त्र शस्त्र प्राप्त किए, देवी देवताओं से वरदान प्राप्त किए और अस्त्र शस्त्र और वरदानों से सुसज्जित होकर फिर वो आसुरी शक्तियों को पराजित कर पाए। बिल्कुल सही बात है। अब यक्ष प्रश्न उठता है कि कलयुग की और इस डेमोक्रेसी की तपस्या क्या है? तो वो तपस्या है लोगों को ऊर्जाकृत करना और ये बहुत आसान है, इसमें किसी तरीके का किसी का कोई
ना किसी से कुछ लिया जा रहा है, ना उसका कुछ खो रहा है। तो आपको ऊर्जा केंद्र का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो समझ में आया है, या एक बार फिर से मैं नए सिरे से आपको समझाऊं? नहीं सर, पूरा पूरा समझ में आ चुका है। तो फिर आप मुझे बताइए कि ऊर्जा केंद्र का कॉन्सेप्ट क्या है। ऊर्जा केंद्र के रूप में अपने आप को संकल्पित करने में क्या किसी हानि की संभावना है? नहीं नहीं नहीं। नहीं, आप नहीं और हाँ से काम नहीं चलेगा। यदि हाँ हाँ। आपको समझ में आ गया है तो आपको व्याख्या करना पड़ेगी, नहीं तो फिर मैं व्याख्या करके आपको समझाऊंगा। नहीं सर, व्याख्या तो मेरे को जो सरलीकृत में जो समझा कि एक ऊर्जा केंद्र, एक पावर हाउस से ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। हम्म। और वो ऊर्जा, मेरे घर में पंखा चल रहा है, यदि मैं ट्यूबलाइट जलाऊंगा तो वो जल जाएगी, कूलर चलाऊंगा तो कूलर चल जाएगा, एसी चलाऊंगा तो एसी चल जाएगा। और ये व्यवस्था एक बिल्कुल हाई पावर, मतलब जब तक वो जनरेटर, मतलब वहाँ का जो पावर हाउस का जनरेटर वो चलता रहेगा, यहाँ की ऊर्जा चलती रहेगी। और वो एक ऑटोमेटिक ऐसा प्लान है कि वो ऊर्जा का स्रोत वहाँ मजबूत है ना सर। जैसे सूरज है, तो सूरज जो ऊर्जा प्रदान कर रहा है, तो सृष्टि में प्रत्येक व्यक्ति में वो तेज प्रदान कर रहा है, प्रकाश प्रदान कर रहा है। तो बस वो सूरज की तरह, जैसे आपने थ्योरी दी, वो थ्योरी हम लोगों में पॉजिटिव हो गई, वो तो है, मतलब वो तो होना ही है, मतलब। तो बस वो जैसे मेरे से दूसरे में हुई, दूसरे से तीसरे में हुई, और वो एक बिल्कुल सैलाब बनता चला गया। तो वो एक नेगेटिव जो ऊर्जा थी, वो जैसे रात का अंधकार है और सुबह सूर्य उदय हुआ, तो नेगेटिव जो अंधकार वाली ऊर्जा थी वो खत्म हो गई। तो सेम टू सेम वो एक ऐसी पद्धति आप दे रहे हैं देश को, अपराध विहीन भारत। तो वो तो बहुत महान काम कर रहे हैं सर आप तो। ये तो दिस इज वेरी ग्रेट वर्क सर, मतलब। आपने बात को काफी अच्छे ढंग से समझा है, और मैं उसको थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ, हाँ, जिससे कि ये कहाँ पे क्या हो रहा है। एक मिनट। हाँ, हाँ सर। तो जो आपने बात कही कि ऊर्जा प्रवाह हो रही है, और वो अदृश्य ऊर्जा का स्रोत जो है कहीं ना कहीं सूरज से जुड़ा हुआ है, हाँ और हाँ वो एनर्जी आपके अंदर है। हाँ ठीक है ना? अब हाँ सवाल ये है कि उस ऊर्जा को संकल्पित करना है, ठीक है ना? हाँ उस हाँ ऊर्जा को थोड़ा सा हार्नेस करना है, राइट? हाँ हाँ। तो मैं जो है इस हम्म। समय महा ऊर्जा केंद्र का एक सूर्य की ऊर्जा को आप तक पहुंचाने का जो काम कर रहा हूँ, हाँ उसमें हाँ महा ऊर्जा केंद्र मैं बन गया हूँ। हाँ हाँ। बात समझ में आ गई आपको? बिल्कुल बिल्कुल है ना? बिल्कुल। तो हम जो है, अब आप जो है आपने अपने आप को संकल्पित किया, और ये आप जैसे आपने कहा भी है कि आप उस ऊर्जा को उसी दिन से फील कर रहे हैं। बिल्कुल तो 100%। हाँ, तो अब जब आप संकल्पित हो जाएंगे तो उस आप ऊर्जा को महसूस कर पाएंगे, कर और रहा हूँ सर। आपको उससे दो फायदे होंगे। एक फायदा तो ये होगा कि आपके अंदर जो नेगेटिविटी है, जो निराशा है, जो हताशा है, जो बेबसी है, जो डिप्रेशन है, वो अपने आप विलुप्त हो जाएगा। बिल्कुल जैसे बिल्कुल। प्रकाश आने से अंधकार अपने आप विलुप्त हो जाता है, जी वैसे जी ही जो है वो अपने आप विलुप्त हो जाएगा। जी जी जी। आप इस बात को मान रहे हैं कि नहीं? अब मैंने तो आप बोल ही दिया ना भाई, रात का अंधकार सूर्य की किरण की उदय होने के साथ ही समाप्त हो जाता है। हाँ हाँ, तो एक किरण भी यदि आपके अंदर प्रवाहित हो गई, तो उससे आपका अंधकार खत्म हो गया। करेक्ट। तो इसके कारण आप अपने आप को ज्यादा ऊर्जाकृत महसूस करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। आपके अंदर का एनर्जी लेवल अच्छा होगा, हाँ। आपका फोकस अच्छा होगा, बिल्कुल आपका कंसंट्रेशन अच्छा होगा। बिल्कुल और बिल्कुल। ये सब होने के कारण हम्म आप जो है जो भी काम कर रहे हैं उस हम्म। काम को ही करते रहिए। आपको कोई काम बदलने के लिए नहीं कह रहा है। बिल्कुल जैसे सर, मान लो बिल्कुल। कोई एक पॉलिटिकल पार्टी का वर्कर है, हाँ तो वो हाँ उसी पॉलिटिकल पार्टी का काम करता रहे, ज्यादा हाँ। निष्ठा से करे, अच्छे ढंग से करे। ठीक है ना? हम्म। उसी तरीके से मान लो कोई समाज सेवा कर रहा है, तो हाँ जो भी समाज सेवा का काम कर रहा है वो करता रहे।
हाँ कोई समाज सेवा नहीं कर रहा है, अपने हित का व्यवसाय कर रहा है, तो उसे करता रहे वो। हाँ मतलब आदमी को जो कुछ भी अच्छा लग रहा है हाँ उसमें कोई बदलाव ना करे, वो हाँ वैसे ही करता रहे। और हाँ क्योंकि वो पॉजिटिविटी से करेगा, कंसंट्रेशन से करेगा, फोकस से करेगा, उसके हम्म, अंदर की बेबसी, हताशा और नकारात्मकता खत्म हो जाएगी। तो हम्म। उसके अंदर की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? अरे 100%। तो वो जो भी काम कर रहा है उसका रिजल्ट ज्यादा अच्छा होगा। और हम्म यदि वो उससे धन कमा रहा है तो हम्म थोड़ा सा ज्यादा धन कमा पाएगा। हम्म तो इस पूरी व्यवस्था में हम्म। कोई उसको नुकसान है क्या? नहीं है सर, नहीं है। कोई नुकसान नहीं है। अब आप उसको ये भी नहीं कहा जा रहा है कि वो जो है धरने पे बैठे, उसको ये हम्म भी नहीं कहा जा रहा है कि वो चक्का जाम करे, उसको हम्म ये भी नहीं कहा जा रहा है कि वो रेल रोको करे, वो हम्म उसको ये भी नहीं कहा जा रहा है कि वो रातों रात नेता बनने के लिए तोड़ हम्म फोड़ करे, हम्म। उससे ये भी नहीं कहा जा रहा है कि वो कोई जुलूस निकाले, सही बात उससे है। उससे दिल्ली चलने के लिए भी नहीं कहा जा रहा है, जंतर मंतर जाने के लिए भी नहीं कहा जा रहा है। हाँ तो सही बात है, सही तो बात है। ये आसुरी शक्तियां जो हम्म अपने ही गुंडे मवालियों को भेज के उपद्रव करवाती हैं और हम्म फिर आपके ऊपर लाठियां भांजती हैं, हम्म गोलियां चलाती हैं और हम्म फर्जी मुकदमे कायम करती हैं। तो हम्म आप मुझे बताइए कि इन आसुरी शक्तियों को क्या हम्म। ऐसा कोई आपके विरुद्ध गलत काम करने का मौका मिलेगा क्या? सवाल ही नहीं है सर। नहीं मिलेगा, राइट। अब करना क्या है आपको? हम्म आपको जो है अपने आप को संकल्पित करना है कि मैं ऊर्जा केंद्र हूं और हम्म अपनी इस ऊर्जा को से हम्म हम अपने से जुड़े हुए लोगों को ऊर्जाकृत करेंगे। हम्म करेक्ट? हम्म। तो अब जो है जी ये सर। ऊर्जाकृत करने का जो फंडा है, ये हम्म। कुछ कुछ चुंबक से लिया गया है। चुंबक की एक ऊर्जा होती है, राइट? हाँ हाँ हाँ। जब वो अपने प्रभाव क्षेत्र के लोहे के पास पहुंचेगी तो हम्म उसको बिना कुछ किए ही उसका हम्म हर पार्टिकल अपनी जगह पे रीओरिएंट कर होके नॉर्थ साउथ अलाइन हो जाएगा और वो हम्म चुंबकीय हो जाएगा। हम्म और जब वो इस तरीके से बना हुआ चुंबक अपने प्रभाव क्षेत्र में जाएगा तो वहां के लोगों को इसी तरीके से चुंबकीकृत करता जाएगा। हम्म और इस चुंबकीकृत होने की गति और ऊर्जाकृत होने की गति बहुत फास्ट होगी। बहुत ही कम समय में पूरा देश ऊर्जाकृत हो जाएगा। हम्म अब इसमें एक समस्या है कि हम्म जो आप ऊर्जाकृत चुंबक हैं, हम्म आपके प्रभाव क्षेत्र में यदि कोई पत्थर है तो वो हम्म पत्थर ऊर्जाकृत होगा क्या? हम्म। इसका जवाब दीजिए मुझे आप। मुश्किल दिख रहा है सर मुझे। करेक्ट। तो आपके साथ दिक्कत ये है कि आपके प्रभाव क्षेत्र में बहुत सारे लोग पत्थर हम्म नुमा हो गए हैं। और हम्म मैं जब देखता हूं तो मुझे दो तरीके के पत्थर दिखाई देते हम्म हैं। एक पत्थर वो हैं जो हम्म वर्तमान व्यवस्था से लाभ ले रहे हैं हम्म और वर्तमान व्यवस्था उनको बहुत अच्छी इसलिए लग रही है क्योंकि हम्म उनके लिए हितकारी है, उनके हम्म सभी इंटरेस्ट सध रहे हैं। हम्म लिहाजा इस व्यवस्था को बदलने के लिए हम्म उनकी कोई रुचि नहीं है। लिहाजा हम्म। हमारी दृष्टि से वो पत्थर नुमा है। बिल्कुल सही है। और दूसरे पत्थर वो हैं कि उनके इतने लंबे समय से इतने नेगेटिव एक्सपीरियंस हैं कि जी जी उन्होंने जी। उम्मीद खो दी है। बिल्कुल सही है। उन्हें ये लगता है कि यह दुष्ट व्यवस्था कभी नहीं बदलेगी। बिल्कुल सही है। तो वो इतने निष्क्रिय हो गए हैं कि उन्होंने अपने अंदर का लोहत्व खो दिया है और हाँ वो हाँ पाषाण बन चुके हैं। हाँ हाँ। बेकार हो चुके हैं सर। और नहीं नहीं, नुकसान नुकसान। वो बिल्कुल बेकार नहीं हुए। मैं आपको वही समझाने की कोशिश कर हाँ। रहा हूं। हम्म वो पत्थर जरूर हो चुके हैं लेकिन हम्म वो वैसे ही पत्थर हैं जैसे डकैत वाल्मीकि जी थे, राइट? हम्म डकैत वाल्मीकि जी जो है जब तक ऋषियों के कांटेक्ट में नहीं आए तो रोज जो हम्म है वो हत्या डकैतियां करते थे और लूटपाट हम्म करते थे। हम्म जब वो ऋषियों के कांटेक्ट में आए तो वो पत्थर से ऊर्जाकृत हो गए और हम्म। महर्षि वाल्मीकि बन गए। बिल्कुल सही है। उन्होंने रामायण की रचना की,
एक महान रचना की, ऐसे महर्षि वाल्मीकि। सही बात। तो जो ये पत्थर हैं, ये पत्थर जब चारों तरफ से ऊर्जा की बम्बार्डिंग होगी, एक ऊर्जा केंद्र उनको ऊर्जाकृत नहीं करेगा, जब उसे चारों तरफ से ऊर्जा घेर लेगी तो उस कंबाइंड ऊर्जा से वो पत्थर जो है न केवल लोहे में कन्वर्ट होगा, बल्कि वो पूरी तरह से ऊर्जाकृत होकर महा ऊर्जा केंद्र बनेगा, जैसे कि महर्षि वाल्मीकि बने थे। अब आपका ये बात आपको पूरी समझ में आ गई है? हाँ, अरे 100% सर। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि ऊर्जाकृत होकर आप प्रैक्टिकली क्या करेंगे? ठीक है ना, ये तो अब कॉन्सेप्ट वाली बात हो गई, लोहा है जाएंगे, चुंबक बन जाएंगे, ये तो महसूस करने वाली बात है, ये तो कहने वाली बात है। फिजिकली आपको क्या करना है? तो उसके लिए आपको 3 सूची बनाना है। यदि आपके प्रभाव क्षेत्र में कोई एनआरआई है, नॉन रेजिडेंट इंडियन है, तो वो पहली सूची में रखा जाए, राइट। दूसरी सूची वो है कि जहां आप घूम रहे हैं उससे अन्य किसी भिन्न शहर में आपके प्रभाव क्षेत्र का व्यक्ति रह रहा है। जैसे आप गुना में रहते हैं तो कोई व्यक्ति यदि ग्वालियर में रह रहा है, दिल्ली में रह रहा है, मुंबई में रह रहा है, बेंगलोर में रह रहा है, चेन्नई में रह रहा है, अहमदाबाद में रह रहा है, तो ऐसे सभी लोगों की सूची जो बना के उसे लिस्ट 2 में रखा जाए। और इस लिस्ट 2 का नाम है रेजिडेंट इंडियन, और उसमें चाहे तो अपन एक वर्ड और जोड़ सकते हैं, डिस्टेंट रेजिडेंट इंडियन। ठीक है ना। फिर तीसरी सूची है जहां मतलब फर्स्ट सूची में विदेशी, नहीं, पहली सूची में नॉन रेजिडेंट इंडियन है। मतलब नॉन रेजिडेंट इंडियन का मतलब है अप्रवासी भारतीय, ऐसे भारतीय जो विदेशों में रह रहे हैं, विदेशों में नौकरी कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी केस्ट में प्रवासी भारतीय हैं जो भारत में ही रह रहे हैं, लेकिन जहां आपका भ्रमण होता है उस भ्रमण बीट के बाहर रह रहे हैं, राइट। तो इनको अपन हिंदी में कह सकते हैं दूरस्थ प्रवासी भारतीय। और तीसरी सूची है स्थानीय लोग, जो कि आप जहां आप रोज भ्रमण कर रहे हैं, रोज उनसे मुलाकात होने की संभावना है, इसको हम स्थानीय लोग कह सकते हैं जो आपके प्रभाव क्षेत्र के हैं। तो ऐसी आपको 3 सूची बनाना, राइट। तो पहली और दूसरी सूची से ऑब्वियसली आपको फोन से ही काम चलाना पड़ेगा। तो आप एक व्यक्ति को, एनआरआई को, और एक रेजिडेंट इंडियन को आप ऊर्जाकृत करिए, राइट। और जो स्थानीय सूची है वहां पर कोशिश करिए जहां तक संभव हो तो संबंधों को बढ़ाने के लिए फेस टू फेस कांटेक्ट करिए, राइट। तो बड़ी भीड़ की जरूरत नहीं है, 2, 4, 5, ज्यादा से ज्यादा 10 लोग, 10 लोग से ज्यादा होना नहीं चाहिए, राइट। वहां पर बैठिए, क्राइम फ्री भारत के जो ये जैसे अभी हम एक्सप्लेन कर रहे हैं ऐसे वीडियो उनको सुनाइए, राइट। फिर उस पर थोड़ा सा संवाद करिए और फिर उनको ऊर्जाकृत करके संकल्पित करिए, राइट। तो यदि आप जो है एक व्यक्ति एक से शुरू करते हैं, वो 10 लोगों को यदि एक दिन में ऊर्जाकृत करता है तो 10 हो गए। वो 10 व्यक्ति 10 को करते हैं तो 100 हो गए। जब 100 व्यक्ति 10 को करते हैं तो 1000 हो गए। तीसरे दिन जो है 10,000 हो जाएंगे, फिर 1 लाख हो जाएंगे, फिर 10 लाख हो जाएंगे, फिर 1 करोड़ हो जाएंगे, 8वें दिन 10 करोड़ हो जाएंगे और 9वें दिन 100 करोड़ हो जाएंगे। कठिन काम है? कोई कठिन काम नहीं है, संकल्प ले ले आदमी तो। करेक्ट। क्या ज्यादा समय लगेगा? नहीं लगेगा सर, नहीं लगेगा। तो आपका कुछ जान ही रहा है। आप जो भी काम कर रहे हैं आपको वही काम करने का कहा जा रहा है और ज्यादा तन्मयता से और लगन के साथ करने के लिए कहा जा रहा है, और उसमें आपका फोकस, कंसंट्रेशन और एनर्जी इंप्रूव हो जाएगी, तो आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी, धन लाभ भी बढ़ेगा। इसमें आपका कुछ नुकसान हुआ क्या? नहीं, सवाल ही नहीं। दूसरा जो है तो नहीं है सर। दूसरा सर, हाँ, मैं इसमें आपको निवेदन करूं, मतलब कुल मिलाकर मुझे ये वाली बात है कि दिस इज योगा फॉर आवर लाइफ,
मतलब हमारी लाइफ के लिए एक ऐसा योग है ये, जो क्राइम बीन भारत तो पैदा कर ही रहा है, लेकिन हमको एक जो नकारात्मक ऊर्जा है उसको समाप्त करके एक सूरज की तरह सकारात्मक ऊर्जा हमको प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है ना? ये आपने जो है उसका वो कॉन्सेप्ट कहा है जो दिखाई नहीं देता है, राइट? हाँ, दिखाई नहीं, बिल्कुल। हम आपको वो कॉन्सेप्ट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जिसको आप देख भी पाएंगे और महसूस भी कर पाएंगे, राइट? इसलिए हम उसको पहले एनर्जी कॉन्सेप्ट के रूप में कहें, फिर हम उसको फिजिकल कॉन्सेप्ट के रूप में कहा आपको कि आपको ये काम करना है। आप हम फिजिकल बातें कर रहे हैं ना आपसे, फिजिकल, ठीक है ना? तो अब जो है ये बात तय हो गई कि इसमें कोई नुकसान नहीं है। दूसरी बात ये हो गई कि जो हम व्यस्त रहते हैं और व्यस्तता के कारण हम अपने लोगों से ही बात नहीं कर पाते हैं, केवल हम उन्हीं लोगों से बात करते हैं जिनसे हमें काम होता है। और जब हमें काम होता है तो हमारे बातचीत में जो है हमारा थोड़ा सेल्फ स्टीम कम होता है, क्योंकि हम एक अपने लाभ की भीख मांग रहे हैं, उससे अपने स्वार्थ की भीख मांग रहे हैं, अपना कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो वो वार्तालाप भी संबंधों को बहुत प्रगाढ़ता नहीं देती है। लेकिन जब आप संकल्पित होके बिना किसी स्वार्थ के सिर्फ लोगों को ऊर्जाकृत करने के उद्देश्य से, संकल्पित करने के उद्देश्य से बात करेंगे, तो आपका आत्मसम्मान बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? 100%। आपके जो अपना नेटवर्क है, जो आपका अपना प्रभाव क्षेत्र है, उसमें आपके संबंध मधुर होंगे, सरस होंगे, उसमें ज्यादा मिठास बढ़ेगी, ज्यादा उसमें गहराई आएगी, और आप एक मधुरता का, संबंधों में मधुरता का एहसास कर पाएंगे। बिल्कुल। इसे आप फील कर रहे हैं क्या? बिल्कुल कर रहे हैं ना? बिल्कुल। तो इसका मतलब है कि आपको पहला आपने अपना भला किया, और दूसरा अपने संबंध कार्यों से जुड़ के आपने अपने आसपास जो है एक जो सोशल नीड होती है, फीलिंग कि यू आर एसोसिएटेड विथ मैनी पीपल, यू आर लव्ड एंड लाइक्ड बाय मैनी पीपल। तो इससे जो मैस्लो हायरार्की की जो नीड है, वो आपकी पांचों नीड पूरी हो रही हैं, इंक्लूडिंग सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जहां आप महसूस कर रहे हैं कि आप अपनी एनर्जी को मैनिफेस्ट कर पा रहे हैं। तो आपकी पांचों की पांचों नीड, तीसरी नीड से शुरू होके पांचों नीड तक जो है ना, इंक्लूडिंग सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड जो है, वो आपकी पूरी हो रही है, राइट? अब आपकी आवश्यकता तो पूरी हो गई है, इस देश की आवश्यकता कैसे पूरी हो गई? इससे बदलाव कैसे आएगा, मंथन जी बताइए मुझे। अब तो सब आपने जो उसको थ्योरी दी है, आपने उसको प्रैक्टिकल किया है, आपने उसको बदलाव किया है, तो वो जो आपने अनुभव किए हैं, उन अनुभव के आधार पर बदलाव तो आना ही है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, हमें हर चीज को सरल हिंदी में समझाना है। तो जब आप ऊर्जाकृत हो गए हैं और 100 लोग ऊर्जाकृत हो गए, 100 करोड़ ऊर्जाकृत हो गए हैं, अब ऊर्जाकृत होने के बाद अब बारी आई है अपने चुने हुए प्रतिनिधियों से 100 करोड़ लोग थाली बजाकर शंखनाद करते हुए, दीपक जलाते हुए, अंधकार दूर करते हुए, और जो क्राइम फ्री भारत ने एक ऑब्जेक्टिव रखी है लिस्ट, उस ऑब्जेक्टिव के छोटे छोटे भागों में बांट के अपने चुने हुए प्रतिनिधियों से कहा जाएगा कि भाई साहब, मेरे वोट से आप जीते हैं, ये आपका पदी कर्तव्य है, मेरी अनुनय विनय और प्रार्थना है कि आप इसे करिए, राइट? जब 100 करोड़ लोग थाली बजाकर, दीपक जलाकर और वीडियो के माध्यम से ये बात कहेंगे, तो मैं ये मानता हूं कि यदि ये राजनेता अंधे और बहरे भी हैं, तो इन अंधों को और बहरों को सुनाई देने लगेगा। अब 1 मिनट के लिए ये मान लिया जाए कि आपके चुने हुए नेता अपने अहम में इतने मगरूर हैं कि उन्हें ये बात सुनाई नहीं दे रही है, तो आपकी फिर नेक्स्ट स्ट्रेटेजी क्या होगी? तो वो स्ट्रेटेजी हमने अडॉप्ट की है मर्यादा पुरुषोत्तम राम से। उन्होंने रामचरितमानस में एक चौपाई के माध्यम से कहा है कि विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप बस, भय बिन होए न प्रीत।
इसमें देखा जाए तो पहले भगवान जो है विनय, प्रार्थना और विनती करते हैं कि हे समुद्र देवता, हमें अपनी पत्नी को के पास जाना है, आप मुझे रास्ता दे दो जिससे मैं श्रीलंका पहुंच जाऊं, लंका पहुंच जाऊं। राइट? हेलो? तो सही बात है सर। अब यदि जब उसने विनय और प्रार्थना नहीं मानी तो भगवान राम ने क्या कहा? अपना तरकस से तीर निकाला और कहा कि हे दुष्ट सागर, तू मेरी बात नहीं मान रहा है क्योंकि भय के बिना प्रीत नहीं होती है, अब हम तेरे को सुखा देंगे। बिल्कुल। तो जब आपने उसको विवश किया तो वो प्रकट हुआ और उसने नल नील के बारे में बताकर आपको जो है वो रास्ता और आपका काम पूरा कर दिया, तो वो विवश हो गया। और यदि वो विवश नहीं होता तो वो नष्ट हो जाता, पराजित हो जाता। बिल्कुल सही बात है। तो ये चीज आपको किसने बताई है? मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने बताई है। बिल्कुल, भय बिन प्रीत न होई। राइट, तो भय बिन होए न प्रीत। राइट? तो अब वो भय पैदा कैसे किया जाएगा? वो भय भी जो है दीप थाली बजाकर शंखनाद करते हुए, दीपक जलाते हुए, अंधकार को दूर करते हुए, और भर्त्सना का जो है वीडियो चलाकर कि आपने हमारी अन्य विनय प्रार्थना नहीं मानी इसलिए हम आपकी भर्त्सना करते हैं। राइट सर? मेरे एक निवेदन था इसमें। हाँ, मैं बहुत गंभीरता से आपकी हर बात लेता हूँ, हर बिंदु को लेता हूँ। आपने तो एक महान काम कर ही दिया है। इसमें आप छोटे छोटे 2-2, 3-3 मिनट के 2-2, 3-3 मिनट के ऐसे वो अपने वक्तव्य के वीडियो कैसेट करें जो आप कर चुके हैं, लेकिन 3 मिनट उसमें रहे। जैसे कि मतलब क्या है कि 3 मिनट में वो पूरा ना ला जाए। तो उसमें क्या है सर, आप जो बात कर रहे हैं ना, आह्वान करते हैं हम, जैसे कि वो मुझे मालूम है कि 77 में जब तानाशाही का शासन अंत करना हुआ था तो मैं भी स्टूडेंट था और मैं उस आंदोलन में कूद गया था। और जय प्रकाश नारायण का एक नारा था, डरो मत अभी मैं जिंदा हूँ। सर मेरी बात सुन पा रहे हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल जोर से सुन रहा हूँ। हाँ, डरो मत अभी मैं जिंदा हूँ। और जय प्रकाश का चित्र हुआ करता था और वो हम छाती पर लगा देते उसको। हाँ। और मैं खुद स्टूडेंट लाइफ में क्लास में जाकर इस बात को आह्वान करता था, डरो मत अभी मैं जिंदा हूँ। ये जय प्रकाश नारायण अभी जिंदा है जो इंदिरा गांधी की तानाशाही से मुकाबला करेगा। और अंत में जनता सरकार कायम होगी, लेकिन इन बदमाश राजनीतिज्ञों ने उसका मान प्रयोग नष्ट कर दिया। नहीं, तो मेरा इसमें क्योंकि जो है हमने पाथवेज नहीं बनाए थे। जी। अभी इसमें जो है ना वो नष्ट होने के लिए कोई संभावना नहीं है। बिकॉज आप उसको टास्क दे रहे हो कि ये करो। राइट? अब यदि ये नहीं कर रहे हो तो हम आपकी भर्त्सना कर रहे हैं। बिल्कुल। फिर अगला स्टेज पे जाएगा कि जब भी कोई राजनेता कि अपने प्रभाव क्षेत्र में कहीं ना कहीं तो जाएगा ना बेचारा, उसे अपनी नेतागिरी करना है, अपना दरबार लगाना है, तो ना तो उसके दरबार में जाएंगे और वो अपनी नेतागिरी करने के लिए यदि वो प्रवेश करेगा किसी भी एरिया में, तो चूंकि आप 100 करोड़ या उससे अधिक होंगे तो आपकी उपस्थिति हर गली और कोने में होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल 100%। तो आपको जो है ना अपने ही छत से, अपने ही छज्जे से, अपने ही चबूतरे से, अपने ही दरवाजे से बिना रोड पे जाए काला झंडा दिखाना है और उसे कहना है, काले अंग्रेज वापस जाओ, काले अंग्रेज सुधर जाओ, काले अंग्रेज विवश हो जाओ, वरना पराजित हो जाओगे। राइट? तो उसमें अपना आदमी भी तो होना चाहिए ना। जैसे मैं आज आपसे निवेदन करूं कि सर, नहीं, जब आप ऊर्जाकृत हो गए हैं तो ये बात तो जो है ना, क्राइम फ्री भारत अपने ऊर्जा केंद्रों को समय समय पर टास्किंग करेगा ना, समय समय पे टास्क देगा ना। अब जैसे सर मैं आपसे निवेदन करूं कि नेक्स्ट संसद का इलेक्शन हो या नेक्स्ट जो भी आप चाहें तो अभी चुनाव पे हम आते हैं। अभी तीसरा चरण चुनाव का ही है। अब अज्यूम करिए कि ये जो है मोटी चमड़ी के लोग, क्योंकि देखो ये मोटी चमड़ी के लोग जो है हर काम अपने लिए, अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं। जहाँ एक चपरासी के लिए वो साक्षर भी होना चाहिए, साक्षरित होना चाहिए, वहाँ इस देश के भाग बताता और कानून के निर्माता बनाने के बालोमन्नों के लिए भी ना वो कोई शिक्षा को जो है ना प्रिस्क्राइब करना चाहते हैं, ना ही जो है उसे
अपराध मुक्त या जो है सदाचारी चाहते हैं, राइट। वो जो है 2004 के बाद किसी व्यक्ति को पेंशन नहीं मिल रही है, लेकिन ये दुष्ट नेता अपने लिए 5-5, 6-6, 7-7 पेंशन ले रहे हैं। ये जो है ढेर सारे पर्क्स अपने लिए ले रहे हैं। तो ये मोटी खाल के लोग हैं जो कागज पे भी अपने लिए फायदे का काम कर रहे हैं और भ्रष्टाचार करके भी अपने फायदे का काम कर रहे हैं। तो ये मोटी खाल के लोग आपके काले झंडे से, और वो भी काला झंडा जो कि आप छज्जे से दिखा रहे हो, आप तो रोड पे भी जाके उसे ब्लॉक नहीं कर रहे हो, आप तो उसे घर अपने गांव में या प्रभाव क्षेत्र में घुसने से भी मना नहीं कर रहे, बस केवल नारा लगा रहे हो, राइट। और आपको चूंकि रोड पे आने की इजाजत नहीं है, तो आप वो नारा भी जो आप कहाँ से लगा रहे हो, अपने घर के ऊपर से, छज्जे से, यदि छज्जा नहीं है तो दरवाजे से, चबूतरे से, जो भी जिसके पास जो जगह उपलब्ध है वहां से कर रहे हो। तो ये मोटी खाल के लोग क्या आपके इस विवश हो जाओ, सुधर जाओ, लौट जाओ, नहीं तो पराजित हो जाओगे, इसे सुनेंगे क्या? नहीं, आपका क्या दिल कह रहा है? नहीं सर, इसमें मेरा एक निवेदन है। नहीं, आप पहले मुझे मेरी बात का जवाब दीजिए कि जो ये आप स्लोगन मार रहे हैं, उनको जो आप काले झंडे दिखा रहे हैं, वो भी अपने छत से ही, अपने दरवाजे से, बिना रोड पे जाए, बिना उनको रोके, बिना उनको ऑफसेट किए हुए, बिना उनको जो है ना जूते की माला पहनाए, आप जो है उनको कहीं लज्जित नहीं कर रहे हो, बड़ी शालीनता से काले झंडे इफेक्ट तो पड़ेगा सर। करेक्ट। तो वो थोड़े इफेक्ट से क्या आपके संविधान में, क्या आपके पार्लियामेंट में कानून बना देंगे ये लोग? मुश्किल दिखता है सर उसको। करेक्ट। इसका मतलब है कि अब जो है आपको अकेला धमकी देने से काम नहीं चलेगा, अब आपको जो है विकल्प पैदा करना होगा। तो अब विकल्प जो है कैसे पैदा होगा, उसकी रूपरेखा भी इस ऊर्जा कॉन्सेप्ट में है। तो जैसे कैलाश मंथन ने 1000 लोगों को ऊर्जाकृत किया, तो जैसे ही कैलाश मंथन की पोटेंसी 1000 हो जाएगी, तो कैलाश मंथन ऊर्जा केंद्र नहीं कहलाएंगे, महा ऊर्जा केंद्र कहलाएंगे, राइट। फिर जो है उस व्यक्ति के पोटेंसी के आधार पर, उसकी शिक्षा और उसके प्रोफाइल के आधार पर, इन 3 चीजों को आधार मानते हुए क्राइम फ्री भारत जो है वह अपने महा ऊर्जा केंद्रों को एमएलए और एमपी के लिए उतारेगा, राइट। और अपने संकल्पित ऊर्जा केंद्रों के माध्यम से, संकल्प के माध्यम से, बिना चुनाव प्रचार के इन काले अंग्रेजों को उनके ही गेम में पराजित करेगा। ये लोग जो है साड़ी बांटेंगे, ये लोग जो है दारू बांटेंगे, ये लोग पैसे बांटे जाएंगे। हम अपने ऊर्जा केंद्रों को कहेंगे कि ये तुम्हारा ही पैसा है, इनसे कहो कि 1 साड़ी नहीं 5 साड़ी चाहिए, 1000 रुपए नहीं 5000 रुपए चाहिए, राइट। दारू की 1 बोतल से काम नहीं चलेगा, 10 बोतल दो, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि ये हमारा पैसा है, जितना छीन सकते हो छीन लो इन दुष्टों से। लेकिन वोट किसको जाएगा? वो संकल्पित होके महा ऊर्जा केंद्र को जाएगा। तो अधिकांश जो है इन असुरों की जमानतें जब्त हो जाएगी। ये आपको तीसरी संभावना कितनी बलवान दिख रही है? नहीं, मेरे को तो हमेशा बलवान दिखती है ये संभावना। संभावना क्या, वो तो होता ही है। अभी हम अन्ना के आंदोलन में से हुआ, हमेशा सत्ता परिवर्तन हुआ, मायावती ने अत्याचार किया तो उसका विकल्प उन्होंने वो बदला, फिर इसके बाद वो अखिलेश का अत्याचार हुआ। नहीं, तो लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। हाँ, तो वो विकल्प नहीं है ना सर, जो विकल्प है वो है। 1 मिनट, इसमें तो अपन ने विकल्प पैदा कर दिया ना। महा ऊर्जा केंद्र जो है ना हमारे विजित हो गए। अब वो जो है इन 75 साल की गंदगियों को, इसके पहले ही 2022 से 2024 में कानून, टेक्नोलॉजी, ड्राफ्ट सब रेडी करने में वहां एनर्जी से काम चल रहा है। तो वो सब चीजें रेडी होंगी, राइट। वो जो है ना 2024 में नहीं सोची जाएंगी, उनके ड्राफ्ट पहले से रेडी होंगे। और वो ड्राफ्ट यदि कोशिश करेंगे कि प्राइवेट बिल के तहत किसी न किसी
जो अभी आज के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं या एमएलए हैं, उनके माध्यम से कम पेश करने की कोशिश भी करेंगे। हम इस बात को जानते हैं कि उससे वो पास नहीं होने वाला है, लेकिन कम से कम जो है वो पब्लिक डोमेन में चर्चा में तो आ जाएगा, राइट। तो हम जो है इस व्यवस्था के माध्यम से पार्टी विहीन प्रजातंत्र चाहते हैं। अब हमें पार्टियां चाहिए ही नहीं, राइट। हमें जो है दूसरे देशों के मॉडल को समझने की जरूरत नहीं है। हम वेदों के देश हैं, हम अपनी व्यवस्था खुद स्थापित करेंगे। तो पहला जो है पार्टी विहीन प्रजातंत्र होगा, राइट। दूसरा जो है अपराधी विहीन राजनीति होगी। तीसरा जो है ऐप बेस्ड एक्सपेंडिचर फ्री चुनाव व्यवस्था होगी, और वो भी 2 लेयर की होगी। पहली लेयर में जो है ना लेजिस्लेचर चुना जाएगा, और लेजिस्लेचर जो है फिर अपने पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को चुनेगा, और पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जो है वो प्राइम मिनिस्टर की मेहरबानी से पोर्टफोलियो नहीं मिलेगा उसे। वो अपनी औकात से कहेगा कि मैं इस देश का फाइनेंस मिनिस्टर बनना चाहता हूं, ये मेरी डिग्री है, ये मेरा काम है, मेरा अनुभव है, और वो सब जो है उस ऐप के माध्यम से उसको वो कहा जाएगा, और उसके आधार पर ही उसे वोट मिलेंगे, राइट। तो होम मिनिस्टर भी अपनी काबिलियत से बनेगा, फाइनेंस मिनिस्टर बनेगा, और प्राइम मिनिस्टर भी अपनी काबिलियत से बनेगा, राइट। अब इसमें एक प्रॉब्लम ये आएगी कि जब सभी मठाधीश होंगे तो प्राइम मिनिस्टर तो इन मठाधीशों को हैंडल करने में ही पागल हो जाएगा। अभी वही है। हाँ, तो उसके लिए व्यवस्था ये होगी कि जैसे कि सेंट्रल लिस्ट में जो है जो कानून बनता है, वो स्टेट लिस्ट में कोई कानून बना है, तो उसमें यदि कोई अंतर विरोध है तो वो स्वतः उस डिग्री तक वो नल एंड वाइड हो जाएगा। तो जो प्राइम मिनिस्टर आदेश करेंगे उससे हटके यदि कोई भी मंत्री कुछ आदेश करता है, तो टू द एक्सटेंट ऑफ इनकंसिस्टेंसी हिज ऑर्डर विल बिकम नल एंड वाइड। तो उससे प्राइम मिनिस्टर को जो है अपनी बात तो कहना पड़ेगी, समझाने का तो काम रहेगा, लेकिन किसी की हेकड़ी नहीं चलेगी। सर्वोपरि जो है विजन वो प्राइम मिनिस्टर का चलेगा। तो हमने जो है ऐसा तक भी सोचा है कि जो बाद में दिक्कतें आएंगी उनका समाधान कैसे होगा, राइट। तो अब हमने एक्सपेंडिचर फ्री जो है ऐप बेस्ड व्यवस्था हम लेके आएंगे, राइट। इसके बाद जो है साइबर क्राइम फ्री भारत, जो कि 3 से 6 महीने में स्थापित किया जा सकता है, उसको करेंगे। एंड इसके बाद जो है हम पेपर करेंसी मुक्त भारत लाएंगे। हमें बड़ा अच्छा लगता है कि अभी भी इस दिशा में बहुत काम हो गया है। हाथ ठेलों पे अभी अब QR कोड दिखने लग गए हैं। आपके गुना में दिखते हैं क्या? हाँ, दिखते हैं सर। दिखते हैं, तो इसका मतलब है इसको और गति से कर सकते हैं। तो आसानी से साइबर क्राइम फ्री भारत इज डूएबल। आप हमारा वीडियो देखिए जिसमें हमने बताया है कि कैसे साइबर क्राइम फ्री भारत होगा। और फिर हम जो है पेपर करेंसी मुक्त भारत बनाएंगे। तो अब यदि पेपर करेंसी नहीं होगी तो ना हवाला होगा, ना काला धन होगा, ना भ्रष्टाचार होगा, ना ये जो है ड्रग नारकोटिक्स गैंग होंगी, ना नक्सल्स होंगे, ना टेररिस्ट होंगे, ना जो टुकड़े टुकड़े गैंग होंगे जो विदेशों से पैसा आ रहा है उसके माध्यम से पल रही हैं। तो एक स्ट्रोक में आपने सभी समस्याओं का निदान कर दिया कि नहीं कर दिया? कर दिया सर। राइट। अब इसका नेक्स्ट जो है वो टैक्स फ्री भारत है। तो क्राइम फ्री भारत में एक रेवेन्यू मॉडल है जिससे इतना रेवेन्यू पैदा होगा कि आज जो सरकारें पैदा कर रही हैं इससे 10 गुना ज्यादा पैसा अवेलेबल होगा, राइट। और फिर 2% ट्रांजैक्शन फीस जो है ना रखी जाएगी। तो और हर पेमेंट डिजिटल होगा, लिहाजा इस 2% ट्रांजैक्शन फीस से भी कम से कम आज की तुलना में 10 गुना ज्यादा पैसा होगा, राइट। तो 10 गुना पैसा आपको क्राइम फ्री भारत से मिल गया, 10 गुना पैसा आपको जो है ट्रांजैक्शन फीस से मिल गया। तो आपके पास आज की तुलना में 20 गुना ज्यादा पैसा होगा और ना काला धन होगा, ना भ्रष्टाचार होगा। तो आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत हाई होगी।
तो 20 गुना जो है ये पैसा 100 गुनों के बराबर जो है ना ग्राउंड पे काम करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? तो आपको ना तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसे की कमी होगी, ना इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी के लिए पैसे की कमी होगी, राइट? तो इस प्रकार जो है अब हमने अभी तक तो हम जो है देश को समृद्ध बनाने के फिर बड़े काम होंगे। एक इंटीग्रेटेड फार्मिंग का कॉन्सेप्ट है कि हम किसानों को ओवरनाइट 25 गुना उनकी 5 गुना उनकी इनकम बढ़ा देंगे। 5 साल में ये इनकम 25 गुना बढ़ेगी और 10 साल में शायद 100 गुना बढ़ेगी। और इसमें जो है वो रॉ मटेरियल नहीं बेचेंगे हमारे किसान, वो जो है प्रोसेस्ड आइटम बेचेंगे, जिसके लिए आज भी एक व्यवस्था बनाई गई है जिसको फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशंस कहते हैं, राइट? फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन। तो ये लोग जो है उसमें औषधियां मिलाएंगे, उसमें जो है ना वो मिलाएंगे, और इस तरीके से जो उनका प्रोडक्ट होगा जो आज जहर बन गया है, जो आज जो है कार्सिनोजेनिक बन गया है, यदि हमने इस ट्रेंड को नहीं बदला तो आने वाले 4 साल 5 साल में इस भारत में हर 3 में से 2 व्यक्ति कैंसर रोग से पीड़ित होंगे। लिहाजा क्राइम फ्री भारत जो है एक इंटीग्रेटेड फार्मिंग का कॉन्सेप्ट लाएगा, जिससे कि हमारा हर किसान जो है वो न केवल जो है समृद्ध होगा, बल्कि हमारी पूरी जो है देश जो है वो निरोगी और दीर्घायु हो जाएगा। आज जो फार्मास्यूटिकल कंपनियों और इन लोगों ने जो नेगेटिव जाल बिछा के रखा है, ये रोज के रोज जो है ना ढेर सारे टेस्ट करा के आपके अंदर भय पैदा कर रहे हैं, और आपके जो पैरामीटर हैं उनको सिकुड़ते जा रहे हैं, और आपको लाइफ लॉन्ग जो है मेडिसिन खाने के लिए विवश कर रहे हैं। बहुत सारी मेडिसिन भी आपकी बीमारी के लिए जिम्मेवार हैं। इसके बाद जो है ये भारत जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट हब बनेगा। ये विश्व के सबसे बड़ा रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर होगा, वेदांत के लिए भी और मॉडर्न साइंस के लिए भी। भारत विल बिकम लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। अब आप ये बताइए, ये पूरे फुल पाथवेज है कि नहीं है? बिल्कुल सही सर। इसमें आपको किसी मुद्दे पे कोई प्रश्न शक सोए है पूछना चाहते हैं? शक सोए नहीं, आपने वो रिसर्च थ्योरी ऑफ लाइफ है सर। तो जब आपका कुछ जा नहीं रहा है तो कैलाश मंथन प्यारे लग जाइए सभी जो है पॉलिटिकल जैसे बने, नहीं उसको और विधिवत करके करिए। उसमें जो है मुझे तो उसका परिणाम मिल गया ना सर। अब मैंने जहाँ मैंने हाथ रखा सर, वहां से मुझे पॉजिटिव परिणाम आने लगे। मतलब ऐसा लगने लगा कि मतलब मेरी जो नेगेटिविटी थी वो दूर हो रही है। भाई मैं भी कभी कभी देखो सर काम तो करता हूँ, लेकिन क्या है कि जैसे आर्थिक निराशा या कोई पारिवारिक निराशा, बाहर हम भेजे हैं सर। आप जो एक बात ध्यान रखना सर, अभी आज मैं वही कर रहा था कि सहनशीलता वो पार हो चुकी है सर। सहनशीलता, धैर्य भी जवाब दे रहा है, सब्र भी जवाब दे रहा है। ऐसे में हम क्या करें? और निराशा आ रही है, एक आशा की किरण आ रही है, बस उसमें एक आशा की किरण टमटमा रही है। कैसा होगा, लेकिन किससे होगा, कौन करेगा वो? ये कारण क्या है कि इस समय सारी व्यवस्था कोई रास्ता सुझाई नहीं देता। तो यदि मैथिली शरण गुप्त आशा की किरण है तो बहुत बड़ी बात है। नहीं तो आप ये पूरे संवाद को सुनने के बाद क्या मैं आपको आशा की किरण नहीं दिख रहा हूँ? आशा की नहीं, विश्वास की। आशा तो बहुत बड़ी चीज है। आशा होती है कि भाई मैं आशा करूंगा आपसे। आशा नहीं कर रहा, मैं विश्वास कर रहा हूँ सर। विश्वासम परम धनम। एक छोटा सा एक कोटेशन सुना रहा हूँ सर आपको। अविश्वासो न कर्तव्य सर्वथा बात कष्ट था। अविश्वासो न कर्तव्य, यानी महाप्रभु जी वल्लभाचार्य जी ने कहा है कि अविश्वास मत करो यदि काम करना है तुम्हें संगठन के लिए। अविश्वास न करो, सर्वथा बाधक है अविश्वास। जैसे कि रावण ने हनुमान जी को ब्रह्मास्त्र से बांध लिया, किस बानर को बांध दो लंका जलाने के बाद, और हनुमान जी को ब्रह्मास्त्र से बंद गए, वो उसकी वो करते हुए, उसकी इज्जत करते हुए वो तोड़ सकते थे। लेकिन रावण ने कहा कि इनको रस्सियों से बांध दो, अविश्वास किया ब्रह्मास्त्र पे। तो रावण का वो ब्रह्मास्त्र तोड़ के और रस्सियों को तोड़ के हनुमान जी आजाद हो गए। वो स्थिति है सर। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी। तो अब आपको पूरा रोड मैप मिल गया है। हाँ।
इसमें पूरी व्यवस्था में हर जाति के लोगों को दोहन किया जा रहा है, हर पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को दोहन किया जा रहा है, हर व्यक्ति का दोहन किया जा रहा है। लिहाजा सूची बनाइए, राजनीतिक कार्यकर्ताओं को भी ऊर्जाकृत करिए, समाज सेवियों को ऊर्जाकृत करिए, हर जाति और धर्म के व्यक्ति को ऊर्जाकृत करिए। सर मैंने तो आप जिस दिन से गए हो ना, उस दिन से कम से कम 25 तो अधिकारी जो टॉप मोस्ट है, जैसे महिला बाल विकास अधिकारी DS यादव ने यहाँ नंबर 1 में, उसके बाद PWD के अधिकारी हैं, तो इसके बाद नगर पालिका के अधिकारी हैं, सबसे टॉप मोस्ट है ना, बड़े इंजीनियर्स हैं। मैंने आपका रजिस्ट्रार हैं, तीनों रजिस्ट्रार हैं यहाँ, तो उनको सबको मैंने आपका संदेश सुनाया, फिर उनसे मैं निवेदन कर रहा हूँ। अब वो लिंक्स मेरी सब जुड़े हुए हैं, मेरे उसमें भी हैं। तो नहीं, लेकिन इसमें जो है उन्हें संकल्प लेना होगा ऊर्जा केंद्र बनने का, नंबर 1। नंबर 2, फिर उन्हें अपने प्रभाव क्षेत्र के लोगों को ऊर्जाकृत करना है। और जैसा मैंने आपको समझाया है कि इस बात को असेस करने के लिए हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप का एक कॉन्सेप्ट दिया है, ऊर्जा समूह का कॉन्सेप्ट, राइट सर? आपके व्हाट्सएप ग्रुप से मुझे जोड़े ना सर? नहीं, आप वो वाली बात समझ ही नहीं रहे हो। मैं ये कह रहा हूं कि हमें कैसे मालूम पड़े कि कितने लोग ऊर्जाकृत हो गए हैं और किसने किसको ऊर्जाकृत किया है, राइट? क्योंकि हमें उसको पोटेंसी का वो भी तो देना है ना। तो उसके लिए हमने अभी, जब तक कि कोई ऐप बना के हम उसको हैंडल नहीं करते हैं, तब तक हमने जो है इसे व्हाट्सएप ग्रुप का जो है ना कॉन्सेप्ट दिया है कि जैसे अज्यूम करिए कि मैं महा ऊर्जा केंद्र हुआ, राइट? अब मैंने सीधा जो है कैलाश मंथन को ऊर्जाकृत किया, तो कैलाश मंथन जी जो है एक अपना व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे जिसका नाम होगा CFB, क्राइम फ्री भारत ऊर्जा समूह कैलाश मंथन, राइट? अब चूंकि हमने आपको सीधा ऊर्जाकृत किया, तो आप हमको जोड़ेंगे और आप खुद जुड़ेंगे और हम आपके एडमिन भी रहेंगे, ठीक है ना? जिससे यदि मैं किसी को और जोड़ना चाहूं तो जोड़ पाऊं, ठीक है ना? अब आपका काम रहेगा कि आप जो है अपने प्रभाव क्षेत्र के लोगों को जोड़ेंगे, राइट? यदि आप एक व्यक्ति को जोड़ेंगे तो वो जो है आपको एक पोटेंसी कहलाई। अब आप अपने प्रभाव क्षेत्र के एक प्रिय व्यक्ति का नाम बताइए, बताइए। मतलब किसी भी एक व्यक्ति का नाम बताइए जो आपके प्रभाव क्षेत्र का है, जो आप जो आपके रिलेशन, मतलब जो जिससे बहुत संबंध है आपके, जिसको आप अभी तत्काल ऊर्जाकृत करने वाले हैं, उसका नाम बताइए। हाँ, जैसे DS यादव, तो JS यादव जी जो है उनको आपने ऊर्जाकृत किया, तो यादव जी जो है अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे जिसका नाम होगा CFB ऊर्जा समूह जादौन, राइट? और उनको किसने ऊर्जाकृत किया है? तो कैलाश मंथन ने किया। तो ऊर्जा केंद्र के रूप में वो आपको जोड़ेंगे और उसमें आपको एडमिन बनाएंगे। और मैं सभी ग्रुपों में कॉमन रहूंगा एज ए महा ऊर्जा केंद्र। तो जादौन जी जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे उसमें 3 लोग होंगे, राइट? अब आप अपने दूसरे किसी व्यक्ति का नाम बताइए, बताइए, नाम बताइए। अनुराग श्रीवास्तव। अनुराग श्रीवास्तव। तो जो अनुराग श्रीवास्तव हैं वो इसी तरीके का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे जिसका नाम होगा CFB ऊर्जा समूह अनुराग श्रीवास्तव, राइट? अब जो है अनुराग श्रीवास्तव जो है वो किसने ऊर्जाकृत किया? तो कैलाश मंथन ने। तो कैलाश मंथन को एज ए एडमिन जोड़ेंगे। और मैं चूंकि सभी ग्रुप में महा ऊर्जा केंद्र के रूप में रहूंगा तो मुझे जोड़ेंगे भी और एडमिन भी बनाएंगे, राइट? आपके उसमें जो है ना ये 2 नाम जुड़ गए और इनके 2 ऊर्जा केंद्र हमको दिखाई देंगे, तो आपको पोटेंसी 2 मिल गई, राइट? ऐसे ही आप 1000। अच्छा, अब आपका काम है कि आपसे जो ऊर्जा केंद्र बना है वो लोगों को जोड़ रहा है कि नहीं जोड़ रहा है, क्योंकि आप उसमें एडमिन है तो आपको मालूम पड़ेगा। तो आपका काम है कि जिसको आपने ऊर्जाकृत किया है उससे संवाद करते हुए ये सुनिश्चित करेंगे कि वो अपने जो उसने संकल्प लिया है उस संकल्प के हिसाब से वो लोगों को जोड़ रहा है कि नहीं जोड़ रहा है। और यही कारण से आपको उसका वो बनाया गया है। क्या बनाया गया है?
एडमिन बनाया गया, उसके ग्रुप में जोड़ा गया है। तो आपको जो है ये देखना पड़ेगा कि किन किन लोगों ने कुछ नहीं जोड़ा दिन भर में, तो उन्हें आपको फिर से याद दिलाना पड़ेगा कि भाई साहब कल तो नहीं कर पाए हो, अब आज करो। ठीक है ना, बात समझ आ गई? हाँ, सही बात है। तो हम इस तरीके से बहुत जल्दी जो है 100 करोड़ या उससे अधिक भी पहुंच पाएंगे। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल सही है। और आपको फायदा क्या हो रहा है कि आपकी पोटेंसी कैलकुलेट हो रही है बड़े ट्रांसपेरेंट तरीके से, राइट? वो आगे चल के यदि आपकी जो है पॉलिटिकल लीनिंग है और क्राइम फ्री भारत मिशन को एक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में अवतरित होना पड़ता है, तो वो जो है फिर अवतरित होगा और ये काम करेगा। ठीक है ना? तो वो अपने उसको भी तो किसको खड़ा करना है? तो अभी तो वो सर्वे करता है कि कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा। हमें कोई जीतने का सर्वे नहीं करना है। जिसने जितने लोगों को ऊर्जाकृत किया है वही सबसे बड़ा आधार होगा। केवल उसमें कोई नेगेटिव चीज नहीं होना चाहिए, वो खुद अपराधी नहीं होना चाहिए। ये कुछ क्राइटेरिया को छोड़ते हुए पोटेंसी के आधार पर टिकट दिए जाएंगे, राइट? और फिर उस पोटेंसी के आधार पर जो टिकट मिलेगा वो ट्रांसपेरेंट होगा। तो अज्यूम करिए कि भाजपा का एक कार्यकर्ता है, वो ऊर्जा केंद्र बन के उसने पोटेंसी से 10,000 पाली, राइट? अब उसको भाजपा तो टिकट दे नहीं रही है, तो क्राइम फ्री भारत उसको एमपी का टिकट देगी, राइट? और उसको अपने ऊर्जा केंद्रों के माध्यम से संकल्पित होके बिना चुनाव के बिना खर्च के उसको जिता भी देगी। तो हर चीज में फायदे का सौदा हो गया ना। ये पॉलिटिकल भी फायदे का सौदा हो गया। पहले आपको व्यक्तिगत क्षेत्र में फायदा हो गया, दूसरी बात आपको कोई बदलने की बात नहीं कही जा रही है। जो जो काम कर रहा है उसी काम को करे। तो किसी के पेट में कहीं दर्द होना चाहिए क्या? नहीं नहीं, सवाल ही नहीं। वो तो अलग आपका महान काम है सर। नहीं, तो अब इसको भिड़ जाओ। अब जो मैंने जो कहा है, आपने व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं क्या वैसे? हाँ, व्हाट्सएप ग्रुप है सर मेरे कहीं। नहीं, वो नहीं। ये जो CFB ऊर्जा समूह कैलाश मंथन बनाया क्या आपने? अभी नहीं बनाया सर। आपने जितने लोगों को उसमें ऊर्जाकृत कर दिया उनको जोड़िए, फिर उनको दोबारा फोन लगाइए कि वो भी अपने ऊर्जा केंद्र इसी तरीके के जो है ना वो ग्रुप बनाए। तो आपको उतनी पोटेंसी मिल जाएगी, राइट? और जो है फिर आपका काम रहेगा कि आप उन पे नजर रखेंगे कि उस ग्रुप में वो तीनों स्तर के लोग, जैसे अप्रवासी भारतीय, फिर दूरस्थ भारतीय, हाँ, फिर वो निकट वो और न केवल वो बल्कि जो है उसमें सभी पॉलिटिकल पार्टी के लोग आ जाएं। हमें कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई परहेज नहीं है। सभी समाज से भी आ जाएं, इंडस्ट्रियलिस्ट आ जाएं, सभी जाति के लोग आ जाएं, सभी धर्म के लोग आ जाएं, क्योंकि हमें थियोरेटिकली 137 करोड़ ऊर्जा केंद्र पैदा करना है, राइट? तो उन 3 कैटेगरी के हैं, वो सिर्फ गाइडेंस के लिए है, जिससे जो है आपका ध्यान अकेला लोकल ना रहे। एक आपका विश्व स्तरीय ध्यान हो गया पहला, फिर एक भारतीय स्तरीय ध्यान हो गया, और तीसरा जो है स्थानीय हो गया। तो आप तीनों पे लगातार काम कर रहे हैं। आप यदि मान लो ये मान लें कि आपके से कोई NRI जुड़ा हुआ नहीं है, तो वो सूची आपकी नील हो जाएगी, तो उसको छोड़ दीजिए। फिर आपको 2 सूची पे ही काम करना है। अच्छा, थ्योरेटिकली माने कि यदि आपसे जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति किसी दूसरे शहर में नहीं है, सब गुना में ही है, तो आपकी दूसरी सूची भी नील हो गई। फिर आपको बस लोकल ही काम करना है, ठीक है ना? तो इसको जो है व्हाट्सएप ग्रुप वाला काम पहले करिए। अभी तक आपने कितने लोगों को जोड़ा है? पहले तो अपना ग्रुप बनाइए, कितने लोगों को ऊर्जा। हाँ, अच्छा, उसमें मैं रहूंगा, महा ऊर्जा केंद्र सभी में रहना है, ये आपको सामने वाले को भी बताना पड़ेगा, ठीक है ना? आपको जो ये वीडियो मैंने समझाया है ये कल तक जो है ना जारी हो जाएगा, तो इसको आप अपने लोगों से शेयर करिए, बातचीत करिए, तो आपको हमारी भाषा में वो बात पहुंच जाएगी। फिर आप उसे अपनी भाषा में जो है थोड़ा सा संवाद करिए और उनको संकल्पित करिए। बिल्कुल सर, ठीक है ना? बिल्कुल। तो यदि आप पूरी शक्ति से बढ़ेंगे और इसमें जो है ना दूसरे जो उसके ऊर्जा केंद्र आप जो जोड़ेंगे, मतलब जो दूसरे शहर के होंगे, तो उसमें नाम के साथ वो शहर का नाम वगैरह वो सब जोड़ना है। और ये जो है इन लोगों के नाम और नंबर आपको हमको भी सूचित करना है। तो आप टेलीग्राम, व्हाट्सएप जब मैं मुझे आप टेलीग्राम पे देंगे,
नहीं सर, वो जैसे व्हाट्सएप ग्रुप है ना सर, हाँ तो उसमें 100 के नाम तो रहेंगे, उसके साथ वो नहीं, भी लेकिन रहेगा ना। उसमें जो है ना, हमको आप या तो जिस जब जोड़े तो आप उसका नाम और डेजिग्नेशन और ये फलाना है उसका इंट्रोडक्शन भी देते जाएं कि मैंने हाँ हाँ, फलाने फलाने को जो है ना नहीं उसी ऊर्जा केंद्र के उसी बतौर जोड़ा है, मैं उन्हें बधाई देता हूं, तो हमें हाँ, मालूम पड़ गया। तो उसी में जोड़ दूंगा सर। उनको आप कॉन्ग्रेचुलेशन दे दीजिए ना, हाँ, कांग्रेचुलेसन, आपको जोड़ा गया है। आपको जोड़ा गया है, तो जैसे हाँ, जैसे जो मैंने लिख वो दिया, मैसेज हमको दिखाई देगा तो हम उसको सेव करते जाएंगे। नहीं जैसे मैं उसमें लिख दूंगा, जैसे इंदौर है ना, श्रीमती सीमा जी पाठक, आपको ऊर्जा केंद्र बनाया गया है ना। आपको ऊर्जा केंद्र बनाया गया नहीं, आपको हाँ, ऊर्जा केंद्र के रूप में संकल्पित किया गया। संकल्प किया गया, हाँ, कृपया आपसे वीडियो को। अनुरोध है कि चर्चा हाँ, अनुसार आप अपने प्रभाव क्षेत्र के लोगों को जोड़ने में पूरी एनर्जी के साथ काम करेंगे। हाँ, और फिर इस आपका तरह से काम ये है कि उन्होंने 24 घंटे में क्या किया, तो आपको फिर फोन लगा के उनसे फिर फॉलो अप करना पड़ेगा। इसमें सर मेरा इसमें ये निवेदन था कि उन श्रेष्ठ महिलाओं को भी जोड़ा जाए जो वहाँ सक्रिय हाँ, हैं, सभी सभी 137 करोड़, है ना। हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग, राजनेता, समाज सेवा, इंडस्ट्रियलिस्ट, हर किसी को जोड़ना है, हाँ हाँ, तो वो पूरी क्या है पूरी कि, आबादी को जोड़ना है। हाँ हाँ, तो उसमें अब कैसा, फुल तो 256 होते हैं, मतलब कुल एक एक ग्रुप में। अरे भाई, तो आप जो है ना, जैसे ही आप जोड़ते जाएंगे तो ग्रुप 2 बना लीजिए, ग्रुप हाँ, नहीं 3 नहीं बना लीजिए, नहीं सर, ग्रुप 4 बनाइए। हाँ नहीं, तो 256 तो पहले अपन इस बात का प्रयास करें कि वो 256 तक हम जोड़ें। भाई, हम जैसे ही 256 के बाद 257 होते हैं तो आप हाँ, ग्रुप 2 कर दीजिए ना उसका। हैं, ग्रुप 2, ऊर्जा समूह 2, अच्छा अच्छा, ऊर्जा समूह 3, हाँ हाँ ऊर्जा समूह 100, हाँ हाँ, ऊर्जा समूह 1000, अच्छा अच्छा, ऊर्जा समूह 10,000। हाँ हाँ तो आप 256 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हाँ आपने हाँ 2.5 लाख लोगों को जोड़ दिया। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ना। बहुत बढ़िया है सर, मतलब वो तो मैं तो लगा हुआ हूँ सर, मतलब मैंने तो वैसे भी मौका भी नहीं जमा नहीं 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 नहीं, देखो, जब तक आप जो है ये ऊर्जा समूह क्रिएट करके जिसको जोड़ रहे हैं उसका परिचय देते हुए उसका आवाहन नहीं करेंगे, जब तक उस व्यक्ति ने 24 घंटे में क्या किया, ये जिसने ऊर्जाकृत किया है, जब तक वो ध्यान नहीं रखेगा तो ये चैन आगे नहीं बढ़ेगी। तो जो ऊर्जाकृत कर रहा है उसको ये भी ध्यान रखना है कि जिसको उसने ऊर्जाकृत किया है उसकी ऊर्जा बनी रहे, और हर दिन वो कम से कम 2 4 5 10 लोगों को तो जोड़े। वैसे तो उसे 10 लोगों को जोड़ना है, हाँ हाँ, ठीक है ना। बिल्कुल, तो वो कोशिश करे कि कम से कम 10 लोगों को जो उसके वो खुद भी जोड़े और हाँ, उससे जुड़े हुए लोग भी 10 10 को जोड़े। जी जी जी, ठीक है ना। हाँ हाँ सर, अब आपको इसमें कुछ सुझाव देना है। आपको कहाँ, आपको ये जो पूरी रणनीति जो है ये प्रभावी लग रही है कि नहीं लग रही है? नहीं वो तो सर एक किसी भी चीज को लगातार, मैंने एक बात देखी सर, रिपीट किया जाता रहे, बराबर संवाद किया जाता रहे, और बराबर क्रियान्वित किया जाता रहे, मतलब सक्रियता ही जीवन है ना, निष्क्रियता ही मृत्यु है। तो कुल मिला के वो एक लगातार सक्रियता है, लगातार प्रवाहित है, तो वो तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जाकर, देखिए सर, पहले मुझे मालूम है, मैंने बहुत अध्ययन किया है, इन लोगों के साथ रहा भी हूँ अंदर डीपली, इन सब लोगों के साथ जुड़ा भी हूँ, मतलब सारे राजनेताओं के साथ ऊपर से लेकर नीचे तक, इनकी जब पॉलिटिकल आपको आपको किसी को नहीं छोड़ना है। मेरे से भी सर्वेक्षण सभी किया जाता पार्टियों है के, कई बार, मैं आपको बता दूं। एक मिनट मैंने देखा है कि जनसंघ का एक विधायक नहीं था सर संसद में। हाँ हाँ, जनसंघ का एक विधायक नहीं था, तो हम लोगों की जब मीटिंग्स होती थी तो ये लोग कहते थे कि कांग्रेस की सत्ता तो बिल्कुल हमेशा कभी कोई खत्म ही नहीं कर सकता, और हम लोग कहते थे कि देखो एक चिराग काफी है प्रकाश करने के लिए। तो उस समय अटल जी भी ये कहा करते थे संसद में, और आप देखिए कि वो किसी जमाने में संसद में 5 लोग नहीं हुआ करते थे, एक हुआ करता था, और आज वो पूरी संसद ही उनकी है। तो ये 40 साल में परिवर्तन कर दिया उनने। और यदि आप हमारी रणनीति से करेंगे तो 2 साल में ही कर देंगे। हाँ हाँ, वो वही तो मैं कह रहा हूँ, अन्ना हजारे को भी 10 साल लग गए। नहीं नहीं, उनको नहीं, इस रणनीति में बताइए क्यों लगेंगे आपको, जो है ना, ये तो आप जो है ना 9 दिन में कर सकते हो यदि सभी लोग संकल्पित होकर ठीक ढंग से काम करें तो। नहीं वो तो अब क्या, एक देखो सर, पहले क्या है कि जब समुद्र मंथन होता है ना सर, तो विष तो निकलता है पहले। तो मेरा मतलब ये है कि
अब वो धीरे धीरे एक हर प्रक्रिया निकलेगी उसमें से, बहुत ज्यादा आपको सब, फिर उसके अंदर से सब अमृत भी तो निकलेगा ना सर। तो वो अमृत तत्व जो है वो केवल अच्छा, देवत्व के लिए, वो आसुरी शक्ति खत्म हो जाएंगी उसमें। अच्छा, तो अभी ये आप कुल बताइए मिला कि के आपको स्थिति ये है। व्हाट्सएप ग्रुप वाला कॉन्सेप्ट सतत्व समझ की में आ गया? प्राप्ति के लिए ये आपका सब प्रयास है, और जिस दिन अमृत निकल आया हाँ। उस दिन तो वो सारी सत्ता आपके हाथ में है। सत्ता के लिए नहीं, बदलाव के लिए काम अब करो। बदलाव के लिए, मतलब वो बदलाव तो था ही ना, हाँ, तो वो बदलाव तो था ही ना, सृष्टि का विकास था, सृष्टि का बदलाव था, आसुरी शक्तियों की पराजय थी। आप हर वीडियो में देखिए हम क्या अचीव करना चाहते हैं, वो हम उसके डिस्क्रिप्शन में लिख रहे हैं। हाँ, आपने देखा उसमें? अरे हर वीडियो देखता हूँ सर मैं, आप देखो उसमें लाइक करता हूँ। चलिए, ठीक है, हाँ, ठीक है। तो बिल्कुल चलिए, सर। ईश्वर आपको जो है और शक्ति प्रदान करे, आप बहुत जल्दी महा ऊर्जा केंद्र बने, और आगे चल के आप जो है लोगों के रिप्रेजेंटेटिव बने, और लोगों की आशा के अनुरूप आप जो है नियम कानून बनाकर एक समृद्धशाली, निरोगी, दीर्घायु भारत का निर्माण करें, जहां पर कि विश्व की सबसे बड़ी रिसर्च एंड डेवलपमेंट हब होगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल, आपके विश्वास के अनुरूप ही काम होगा सब। और लेकिन सर, जिस मार्ग में मैं जाने की नहीं सोचता था, मैं ऐसा सोचता था कि इसको अवॉइड कर दिया जाए, लेकिन आपने मेरी आंखें खोल दी सर। मैं बहुत इसमें अब आपका दायित्व है कि आप बाकी लोगों को की आंखें खोलें, उनको ऊर्जाकृत करें, और उन्हें जो लाभ मिलने वाला है वो लाभ दिखाएं, और होने के लिए कुछ नहीं है, और उनको कोई नया काम करने के लिए नहीं कहा जा रहा है। वो जो भी काम कर रहे हैं वो उसी शक्ति से लगे रहें। तो जो भाजपा का व्यक्ति है वो भाजपा में अपना उसी श्रद्धा से काम करे, बट हमारा ऊर्जा केंद्र भी बनेगा वो। कांग्रेस वाला जो है वो कांग्रेस का काम करे, लेकिन हमारा ऊर्जा केंद्र भी बनेगा। समाजवादी पार्टी वाला अपना समाजवादी काम भी करे, बट हमारा ऊर्जा केंद्र भी बनेगा। तो जितने भी समाज सेवी संगठन हैं वो अपना काम करें, लेकिन ऊर्जा केंद्र भी बनेंगे। जितनी भी जातियां हैं, जितने भी धर्म हैं, जितने भी प्रोफेशंस हैं, सब लोग अपना काम करें, और साथ में ये भी करें। तो मैं क्या ये अपेक्षा करूं कि आप संकल्पित होके जिस भावना से कैलाश मंथन जो है ना, हाई एनर्जी हाई डेडिकेशन के व्यक्ति माने जाते हैं, उसको जमीन पे उतारेंगे, और आप जो है दूसरे शहरों के जो लोग हैं उनको ऊर्जाकृत करने में भी आप महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तो उसमें जो है आप वो जोड़ते जाइए कि ये कौन है और किस शहर से है, तो हम उस नंबर को फिर सेव करते जाएंगे। जी, ठीक है, बिल्कुल 100%। चलिए, तो इसी विश्वास के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम सर। और लोगों को प्रेरित करिए कि वो टेलीग्राम को भी डाउनलोड करें। जी सर। टेलीग्राम ज्यादा इफेक्टिव है व्हाट्सएप की बजाय। यदि हम टेलीग्राम पे यदि करेंगे तो हमारे लिए और आसानी होगी। बिल्कुल सर। ठीक है, बिल्कुल सर, बिल्कुल। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।